नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स सेशन शुरू करें उससे पहले 22 जून 2026 को लखनऊ में हुए अग्निकांड में जो हमारे साथी मारे गए हैं उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं अपनी तरफ से, और सभी के परिवार वालों को आपका हमारी सहानुभूति है और उनकी प्रार्थना ईश्वर से कि सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज के अपने सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस एम्स ने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण को पहली बार परीक्षण किया है? और ये जो परीक्षण है वो सफल भी रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स न्यू दिल्ली और दिल्ली ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, एम्स नई दिल्ली। स्ट्रोक जो बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे कि स्ट्रोक किसे कहते हैं। स्ट्रोक मीन्स होता है आघात। आघात किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो हीट स्ट्रोक हो, चाहे वो चेस्ट स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो। तो तमाम तरह के जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको उस इलाज के लिए जो सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण विकसित किया गया है, जो कि काफ़ी सहायक है, वो कारगर है। और इसको पहला जो सफल परीक्षण है वो किसने किया है? एम्स नई दिल्ली ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एम्स नई दिल्ली। अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए अमित शाह, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लगातार 4 वर्षों से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जिस राज्य ने जीता था उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। लगातार 4 वर्षों से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का विजेता है आंध्र प्रदेश। और ये पुरस्कार जो है कौन वितरित करता है? तो इसका आंसर आएगा बॉम्बे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और आपको हमने एक बार फिर से बताया था, पहले बताया था, एक बार फिर से जान लीजिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो दिवस होता है उसको हम कब मनाते हैं? तो वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? आंसर आएगा 14 दिसंबर को मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने विद्युतीकरण का कितने प्रतिशत का कार्य पूरा कर लिया है? आपके पास ऑप्शन है 99.2%, बॉम्बे ऑप्शन है 97.2 यानी 97.4%, और सी ऑप्शन है 98.7% यानी कि 98.7%, और दिल्ली इनमें से कोई नहीं। अब चूँकि तीनों ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो 100% के एकदम करीब वाले हैं, इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि लगभग रेलवे का जो विद्युतीकरण है यानी इलेक्ट्रिक रेलवे का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो लगभग जो है भारत में पूरा कर लिया गया है। इसका आंसर है ए 99.2%। रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में ये आपका दावा किया है कि हमने जो रेलवे विद्युतीकरण है उसका काम 99.2% तक पूरा कर लिया है। ये कहीं ना कहीं उस घोषणा या उस लक्ष्य का भी आपका आधार हो सकता है कि जो रेलवे ने घोषणा की है कि 2030 से आने से पहले 2030 तक कह सकते हैं, रेलवे ने कहा था कि 2030 तक हम जो है 0% CO2 उत्सर्जन करने वाला जो है रेलवे पूरा नेटवर्क बनेंगे, यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन करेंगे हम। नेट जीरो का लक्ष्य जो है वो रेलवे ने कहा था कि हम हासिल करेंगे। क्योंकि भारत का नेट जीरो का लक्ष्य बहुत लंबा है, 2070 का है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। लेकिन भारतीय रेलवे ने नेट जीरो का लक्ष्य 2030 की घोषणा की थी कि हम 0% ऑक्सीजन उत्सर्जन करेंगे 2030 में, यानी कि किसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारतीय रेलवे नहीं करेगी। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी रेलवे को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है और 99.2% तक का कार्य जो है पूरा किया जा चुका है। अगर हम बात करें रेलवे के इतिहास की, तो सबसे पहले जो ट्रेन है दुनिया में वो 1825 में इंग्लैंड में चलाई गई थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल शहर के बीच। इसके चालक और निर्माता जॉर्ज स्टीफेंसन थे, जिन्हें फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाणे के बीच किया गया था। और बात की जाए कि भारत विश्व में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन कब हुआ था, यानी विश्व में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी,
तो उसका संचालन 1925 में, यानी कि दुनिया की पहली ट्रेन से ठीक 100 साल बाद 1925 में इंग्लैंड में हुआ था। और भारत अब अपना 100% इलेक्ट्रिक रेलवे का लक्ष्य जो है वो पूरा करने जा रहा है। इस समय वर्तमान हमारे जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 99.2%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन ए साइमन हार्मर, ऑप्शन बी सैफ अली वर्मा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। यानी आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा नवंबर माह 2025 यानी 2025 के लिए दोनों लोगों को प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें सैफ अली वर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है और हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, इनके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो आपको याद रखना है। वुमेंस क्रिकेट में चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो और चाहे वो आपका जो है टेस्ट हो, तीनों ही फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अगर डेब्यू किसी ने किया है तो वो है, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, वर्ल्ड वुमेंस क्रिकेट की, कि T20I, ODI और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अगर किसी ने डेब्यू किया है तो वो हैं सैफ अली वर्मा, जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपर्युक्त दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर जो है उनकी नियुक्ति करी गई है। ऑप्शन है आपके पास ए शैलेंद्र चंद्र, ऑप्शन बी राजकुमार गोयल, ऑप्शन सी अमीन बहदात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला ऑप्शन हमको पिछले वीडियो में हमें पता चला था, दूसरा ऑप्शन हमें दूसरे ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तीसरे ऑप्शन के बारे में हमें जानकारी है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो कैसे जानकारी है, तो आपको उसके लिए पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो देखने होंगे। इसका आंसर साफ साफ बच्चों को दिख रहा है कि इसका आंसर होगा बॉम्बे राजकुमार गोयल। तो भारत के जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम है राजकुमार गोयल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? ऑप्शन है ए मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटना। अब पावर म्यूजियम क्या है? तो भारत में जो पावर है यानी इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पर सबसे ज़्यादा आधारित है, तो ये आपको जानना होगा। भारत में इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास विद्युत है या इलेक्ट्रिसिटी है वो ताप आधारित है, यानी कि कोयला संयंत्र, जिसको हम थर्मल बिजली भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो जल विद्युत वाली है, उसके बाद हमारे पास जो है वो गैस वाली है, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर वाली है। लगभग आज भारत का इलेक्ट्रिसिटी जितनी खपत है उसका लगभग 60-65% जो है वो हम थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, यानी थर्मल यानी ताप विद्युत यानी कोयला जिससे जो विद्युत बनती है उस पर हम आधारित हैं। और यही जो एक पावर म्यूजियम है यानी कि थर्मल पावर म्यूजियम है वो इन्हीं बातों को दर्शाएगा कि कैसे कोयला खदान से निकलने के बाद और थर्मल पावर प्लांट में जाने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी घरों तक पहुंचती है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर उस म्यूजियम में आपका जो है नज़र डाली जाएगी, बच्चों को दिखाया जाएगा कि कैसे किसी देश का एक पूरा सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी से लेके कोयला खदान से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक पूरा होता है, तो इसमें ये आपका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो इसका नाम है थर्मल पावर म्यूजियम, जो भारत का पहला है। ये कहाँ बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा बिहार की राजधानी पटना यानी कि बॉम्बे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतेह किया है? ठीक है, अब इसके जो 3 ऑप्शंस हैं, आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें, जबकि अगर आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर आपको मिल सकता है। जैसे कि इसमें ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है आपका अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि माउंट विंसन की बात करी गई है, विंसन है, यहाँ पे बिंदी आएगी।
अफ्रीका में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि एक वोल्केनो भी है, डेड वोल्केनो है। तो माउंट किलिमंजारो भी ऑप्शन में नहीं, अपने प्रश्न में नहीं था, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब आते हैं लास्ट के 2 ऑप्शन पर। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, बर्ड ऑफ कॉन्टिनेंट बोला जाता है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड बोला जाता है, पक्षियों का महाद्वीप इसको नाम दिया जाता है, या इसी को हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। हालांकि ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज पे है, जिसका नाम है एकांकगुआ। ये भी वोल्केनो है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। फिलहाल इसमें 5वां ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। इसका आंसर होगा दिल्ली, अंटार्कटिका। तो हाल ही में कविता चांद, जो कि एक भारतीय हैं, वो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतेह किया है? तो आंसर आएगा अंटार्कटिका के। ठीक है, आंसर है आपका इसका दिल्ली। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आपके पास ऑप्शन है ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि एआई इंडेक्स यानी आर्टिफिशियल सूचकांक इंडेक्स, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे कृत्रिम बुद्धि सूचकांक, इसमें पहले स्थान पर जो रहा है उसका नाम, आपका आंसर है बॉम्बे, यूएसए। लेकिन इसी में एक प्रश्न अगर और आ जाए कि ग्लोबल एआई ट्यूटर, या कह सकें गूगल का जो ट्यूटर है जेमिनाई, उसके उपयोग में पहला स्थान किस देश का रहा है? तो उसके उपयोग में पहला स्थान किस देश का है? तो वो है भारत का। ये आप याद रखिएगा कि अगर हम जेमिनाई ट्विटर की बात करते हैं उसमें पहला स्थान कौन सा होगा? भारत का होगा। लेकिन फिलहाल एआई इंडेक्स की बात हो रही है तो इसमें पहला स्थान किसका है? यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है? यानी प्रेस क्लब समझते हैं मीडिया है, तो इसका आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रेणुका अय्यर, ऑप्शन बी उषा जानकी सरन, ऑप्शन सी संगीता बरुआ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीता बरुआ जो है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष बनी है। बात आती है प्रेस की, तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट में प्रेस को संसद का चौथा स्तंभ और प्रेस को जो अभिव्यक्ति विचार के व्यक्ति के तहत भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या डिक्लेयर करता है? विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको देता है, जिसके 19 सब क्लॉज फर्स्ट में बोलने की आज़ादी है। उसी के तहत हमारे यहाँ प्रेस जो है उसको भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हालांकि हमारे विधायिका में संसद का चौथा स्तंभ भी किसको माना जाता है? मीडिया को माना जाता है, क्योंकि संसद के 3 स्तंभ माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और चौथा जो फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो कहते हैं, वो कहते हैं किसको? प्रेस को, यानी कि मीडिया को। तो इसका सही आंसर है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अपनी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो हैं संगीता बरुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया गया है? हालांकि ये पासपोर्ट के जो जितने भी मामले होते हैं उसमें सबसे फेमस जो इंडेक्स होता है वो होता है हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स। उसमें पहला स्थान जो है वो सिंगापुर को मिला है। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है कि हाल ही में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का फिलहाल सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपके पास पहुंच जाए और आपकी जो सफ़र है, आपका जो लक्ष्य है, उसको पाने में हम आपकी जो है छोटी सहायता कर सकें, ताकि अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी और समय रहते अपना पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये पसंद आता है तो आगे ये वीडियो ऐसे ही रोज़ाना बेसिस पे टारगेट वीडियो जो है हमारा वो हमेशा जारी रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत लोगों को लाभ पहुँचे। तो पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।